दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम रवि है। रवि पेशे से एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल मैं पिछले लगभग 15 साल से एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूं। सफदरजंग अस्पताल की एम्बुलेंस चलाना मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। दिल्ली की सड़कों पर रात दिन दौड़ती ये एम्बुलेंस मेरे जीवन का एक हिस्सा सी बन चुकी है। सड़क दुर्घटना वाले हादसे, खून और चीख पुकार, ये सब मैं रोज देखता हूं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में भी कभी कुछ ऐसा घटेगा जो मुझे अंदर तक हिलाकर रख देगा। दरअसल शुरू से ही मेरा जीवन एकदम साधारण सा था। मेरी बीवी सपना और 7 साल का बेटा आर्यन मेरे साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। सपना घर बार संभालती है और आर्यन स्कूल जाता है। लेकिन मैं हर रोज घर से सुबह जल्दी ही निकल जाता हूं और रात को थकान से पूरा चूर होकर वापस घर लौटता हूं, क्योंकि मेरे काम का ऐसा ही रूटीन है। कभी एक्सीडेंट के मरीज तो कभी हार्ट अटैक वाले केस। हर दिन अलग अलग सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन सभी का अंत अक्सर एक जैसा ही होता है, मौत या फिर दर्द। उस रात भी मैं हमेशा की तरह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एम्बुलेंस स्टैंड पर बैठा था। उस वक्त वहां पर बैठा बैठा मैं सिगरेट का आखिरी कस ले ही रहा था कि तभी मेरा फोन बजा। अब जैसे ही मैंने मेरा फोन उठाया तो दूसरी ओर से ऑपरेटर की आवाज आई, रवि जल्दी निकल, विकास मार्ग पर एक एक्सीडेंट हुआ है और मरीज की हालत बहुत नाजुक है। ऑपरेटर के मुंह से यह बात सुनते ही मैंने जल्दी से अपना फोन अपनी पैंट की जेब में रखा और तुरंत ही एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी। अब लगभग आधी रात का समय हो चला था और सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गई थीं। लेकिन उस वक्त मैं जल्दी ही विकास मार्ग पर पहुंच गया था। पर वहां पहुंचते ही जैसे ही मैंने वहां का मंजर देखा तो वहां का मंजर देखकर मैं एक पल के लिए तो सिहर गया था। मैंने अपने सामने देखा कि एक कार जो कि दुर्घटना में लगभग पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। अब उस कार की वो हालत देखकर जब मैं एम्बुलेंस से नीचे उतरकर उस कार के पास गया तो मैंने देखा कि उस कार में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी वो हालत देखकर मैं तुरंत ही समझ गया कि उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। इसलिए मैंने उसे तुरंत ही स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में रख लिया। उस वक्त उसकी सांसें काफी तेजी चल रही थीं और चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ था। साथ ही उसके कपड़े भी पूरी तरह से फट चुके थे। अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर मैंने एम्बुलेंस के सायरन को चालू किया और तेजी से अस्पताल की ओर एम्बुलेंस लेकर चल पड़ा। लेकिन मैं एम्बुलेंस चलाते हुए बार बार पीछे की तरफ मुड़कर उसकी हालत देख रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी, किंतु मुझे पूरा विश्वास था कि यदि ये आदमी सही समय पर अस्पताल पहुंच गया तो शायद ये बच जाएगा। लेकिन अस्पताल के करीब आते आते उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। तभी मैं अपने एक हाथ से एम्बुलेंस ड्राइव करते हुए अपने दूसरे हाथ से उसकी नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। लेकिन उस वक्त उसको देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए हों। आखिरकार मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंच गया था। अस्पताल पहुंचते ही मैंने तेजी से एम्बुलेंस रोकी और स्ट्रेचर खींचकर उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। तभी डॉक्टरों की टीम ने भी मरीज को तुरंत ही अटेंड किया, किंतु तब तक शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि उस आदमी ने अस्पताल में पहुंचते ही दम तोड़ दिया था। एक पल के लिए उसकी लाश को देखकर मुझे हमेशा की तरह ही भारीपन महसूस हुआ। लेकिन इस काम में मैं ऐसा कई बार देख चुका था, जिसकी वजह से अब मुझे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। ये होने के बाद मैंने डॉक्टर से थोड़ी बातचीत की और फिर एम्बुलेंस को साफ करने के लिए वापस गाड़ी में आ गया।
अब जैसे ही मैं वापस गाड़ी में आया तो मैंने देखा कि उस आदमी के खून से एम्बुलेंस की सीट गीली हो चुकी थी। लेकिन फिर मैंने उसे साफ किया और वापस अपने उसी रूटीन में लग गया। अब इस घटना को बीते काफी दिन हो गए थे और मैं भी अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया था। लेकिन जब से यह घटना हुई थी तब से ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। जब भी मैं उस एम्बुलेंस में बैठता था तो मेरी आंखों के सामने उस आदमी का चेहरा घूमने लगता था। मुझे बार बार उसकी वो आंखें याद आती थीं, जिनको याद करके कई बार मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, जैसे उसकी मौत एक एक्सीडेंट से नहीं बल्कि किसी अनदेखी ताकत के कारण हुई थी। लेकिन मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली देता रहा कि ये सिर्फ मेरा मन का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ था जो मुझे अंदर तक परेशान कर रहा था। आखिर कुछ दिन बीतने के बाद वो रात भी आ गई जिसने मेरी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया था। उस रात एक बार फिर से मैं नाइट शिफ्ट में था। जैसे ही रात के 12:30 बजे वैसे ही मुझे फिर से उसी जगह से कॉल आई। मुझे बताया गया कि विकास मार्ग पर एक और एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते मुझे एक बार फिर से उसी जगह पर जाना था जहां कुछ दिनों पहले ही मैंने उस आदमी को उठाकर अपनी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया था। लेकिन इस बार जब मैं वहां पर जा रहा था तब पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कनें अपने आप ही तेज होने लगी थी। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा डर समाने लगा था। लेकिन फिर मैं अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करते हुए एम्बुलेंस को एक तेज रफ्तार में चलाकर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। लेकिन इस बार मुझे वो रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा था। सड़क बिल्कुल वीरान थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। विकास मार्ग पर पहुंचते ही मैंने देखा कि फिर से एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इस बार कार की सीट पर कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। तभी मैं जल्दी से उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल की ओर तेजी से चल पड़ा। जैसे जैसे मैं अस्पताल के करीब पहुंच रहा था वैसे वैसे उस महिला की सांसें कमजोर होती जा रही थीं। उसका चेहरा सफेद होता जा रहा था और उसकी आंखें अजीब तरह से खुली हुई थीं। मैंने उसे ऑक्सीजन मास्क लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे घूर रही हो, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि वो कहां और किस लिए जा रही थी। मैंने एम्बुलेंस की स्पीड और बढ़ा दी। अस्पताल वहां से अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सफर बहुत लंबा लगने लगा था। उस महिला की सांसें अब लगभग बंद हो चुकी थी। उसके शरीर में अब कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैंने सोचा, क्या मुझे फिर से देर हो गई है? जब हम अस्पताल पहुंचे तो महिला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर दौड़ते हुए इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बस एक नजर डालकर कहा, डेड ऑन अराइवल। मुझे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। यह दूसरी बार था कि उसी जगह से मरीज उठाने के बाद अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई थी और दोनों ही बार मरीजों की आंखों में वही डरावनी चमक थी। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर कुछ और? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस रात की घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो महिला और उसकी आंखें, उसकी अचानक मौत, ये सब कुछ मेरे दिलो दिमाग में जैसे अब भी घूम रहा था। मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब महज इत्तेफाक था। मैंने इस तरह के मरीज पहले भी देखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात के बाद से मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। पर जिंदगी हमेशा की तरह चलती रहती है। मैंने सोचा इसे भूल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन कुछ चीजें भूलने से नहीं जाती। इन दोनों घटनाओं को बीते हुए अब कई महीने बीत चुके थे। एक शाम मैं एम्बुलेंस के स्टैंड पर सिगरेट पीते हुए बैठा था। तभी मेरा फोन फिर से बजा। कॉल उसी ऑपरेटर की थी। रवि, जल्दी निकल, विकास मार्ग पर फिर से एक्सीडेंट हुआ है, केस गंभीर है, फटाफट पहुंच। विकास मार्ग, वही जगह जहां पहले 2 हादसे हुए थे। यह सुनकर जैसे मेरे हाथ ही ठंडे हो गए, लेकिन मैंने बिना देरी किए एम्बुलेंस चालू की और उस तरफ निकल पड़ा। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या इस बार भी वही होगा? क्या इस बार भी मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले मर जाएगा? मैं पूरे रास्ते बस यही सोचता हुआ एम्बुलेंस तेजी से दौड़ाता रहा। विकास मार्ग पहुंचते ही मैंने देखा कि एक और कार बुरी तरह से टकराई थी। कार के अंदर एक आदमी बेहोश पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे बाहर निकाला और स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। वो व्यक्ति बहुत गंभीर हालत में था।
उसका सिर बुरी तरह से फटा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था। मैंने एम्बुलेंस को तेजी से स्टार्ट किया और अस्पताल की ओर ले भागा। मैं रास्ते भर उस मरीज की हालत पर नजर रखता रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो मैंने पिछली बार उस महिला में देखी थी। बस थोड़ी देर और अस्पताल आ रहा है, मैंने खुद से बुदबुदाया, जैसे मैं उसे दिलासा दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम अस्पताल के करीब पहुंचने लगे, उसकी हालत और बिगड़ने लगी। मैंने उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया, पर कुछ फायदा न हुआ। ठीक जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही अब की बार भी हुआ। अस्पताल पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। डॉक्टर ने आते ही कहा, डेड ऑन अराइवल। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। यह तीसरी बार था कि उसी जगह से मरीज उठाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। अब मुझे इस पर यकीन होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। मैंने कई मरीजों को अस्पताल पहुंचाया, कुछ की जान बच गई, कुछ की नहीं। लेकिन वो डर मेरे मन के किसी कोने में हमेशा बना रहा। और फिर कुछ दिनों बाद वही रात आई जिसने मेरे सारे संदेहों को सच कर दिया। रात के करीब 2 बजे थे जब मुझे फिर से विकास मार्ग से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव की और जैसे ही ऑपरेटर ने एक्सीडेंट का स्थान बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही जगह, वही हालात। इस बार मैं पहले से ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन काम तो करना ही था, इसलिए मैं एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ा। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर इस बार कोई कार नहीं थी, बल्कि सड़क पर एक मोटरसाइकिल पड़ी थी और उसके पास एक युवक बेहोश पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह घायल था और खून चारों ओर फैला हुआ था। मैंने बिना वक्त गवाए उसे उठाया और एम्बुलेंस में रखा। रास्ते भर मैं उसकी हालत पर नजर रखता रहा। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं और उसकी आंखें लगभग आधी खुली हुई थीं। मैं तेजी से अस्पताल की ओर एम्बुलेंस दौड़ाए ली जा रहा था, लेकिन एक बार फिर वही हुआ। युवक ने अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस बार मैं वाकई डर गया था। लगातार तीसरी बार वही हुआ था। अस्पताल के डॉक्टर्स ने बस सिर हिला दिया, जैसे ये एक आम बात हो, लेकिन मेरे लिए ये आम नहीं थी। 3 मरीज, 3 हादसे और तीनों की मौत अस्पताल पहुंचते ही। अब मुझे ये बात लगातार सताने लगी थी। मैं रात में ठीक से सो नहीं पा रहा था। सपने में वही मरीज, वही आंखें बार बार दिखती थी। मुझे लगता था कि वे मुझे देख रहे हैं और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये महसूस होता था कि ये सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि उन आंखों में कोई गहरा राज छुपा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिनों तक मैंने खुद को इन कॉल से दूर रखा। मैंने सोचा कि शायद ये घटनाएं मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जैसे ही मैं फिर से ड्यूटी पर लौटा, मुझे फिर से वही कॉल आया कि रवि, विकास मार्ग पर एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी पहुंच। ऑपरेटर की आवाज में वही हड़बड़ाहट थी। मैं अब सचमुच डरने लगा था। हर बार उसी जगह से कॉल क्यों आ रही थी? हर बार मरीज की मौत क्यों हो रही थी? क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और एम्बुलेंस लेकर उस ओर निकल पड़ा। इस बार रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान था। सड़कें वीरान थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जब मैं उस जगह पहुंचा तो वहां कोई भी एक्सीडेंट नहीं दिखा। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कुछ भी नहीं। मैंने ऑपरेटर को फोन करके बताया कि यहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तुमने सही लोकेशन दी है ना? दूसरी ओर से ऑपरेटर का जवाब आया कि हाँ, विकास मार्ग का कॉल था, मैं एक बार फिर से चेक करता हूं। और फिर कुछ पल बाद उसने फिर से कहा कि कॉल सही है, तुम्हें वहीं जाना था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो अजीब था। मैंने एम्बुलेंस को धीमा किया और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। तभी मुझे दूर एक परछाई नजर आई और कुछ पल बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मेरी ही तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हो। मैंने एम्बुलेंस की हेडलाइट्स ऑन की, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा शरीर डर से कांपने लगा। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस स्टार्ट की और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एम्बुलेंस चलानी शुरू की, मुझे पीछे की सीट से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो, धीरे धीरे सांसें ले रहा हो। ये सब देखकर जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। एम्बुलेंस तो बिल्कुल खाली थी। ये क्या हो रहा है? मैं खुद से बुदबुदाया। मेरी उंगलियां कांपने लगी थी। मैंने सोचा शायद ये मेरी थकान का नतीजा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की,
लेकिन अंदर से एक डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं तेजी से एम्बुलेंस चलाकर अस्पताल पहुंचा। एम्बुलेंस को पार्किंग में पार्क की और भागता हुआ अंदर गया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था, पर मुझे ये एहसास हो चुका था कि अब यह महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से परे था, और वो चीज शायद मेरे बहुत करीब थी, बहुत ज्यादा करीब। उस रात के बाद मैंने मन ही मन एक फैसला किया कि अब मुझे इसका सच जानना है। ये क्या हो रहा था? क्यों हर बार मुझे वही कॉल मिल रही थी, और क्यों मरीज अस्पताल पहुंचते ही मर रहे थे? मैंने ठान लिया कि अब मैं इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लूंगा। मेरी रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। मैं हर बार जब भी एम्बुलेंस में बैठता तो एक अजीब सा डर मेरे दिल में बैठ जाता। कॉल आते ही मेरी धड़कनें बढ़ने लगती। विकास मार्ग पर हो रहे हादसों ने जैसे मेरी जिंदगी को ही उलट पुलट करके रख दिया था। हर बार वही कॉल, वही रास्ता, वही मौत का सिलसिला। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूं, या फिर मेरे साथ ये सब असल में ही हो रहा है? ये सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। सपना अक्सर मुझसे पूछती कि क्या हुआ रवि, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? मैं उससे क्या कहता कि मैं ऐसे हादसों का सामना कर रहा हूं जो शायद असली से ज्यादा डरावने हैं। शायद वो मुझ पर यकीन भी नहीं करती। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब महज इत्तेफाक है, लेकिन हर रात कुछ नया और डरावना अनुभव मेरे सामने आ खड़ा होता था। उस रात भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, जो मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक अनुभवों में से एक था। मैं उस दिन अपनी शिफ्ट शुरू करने ही वाला था कि अचानक फोन की घंटी बजी। एक बार फिर दूसरी ओर से वही आवाज आई, रवि जल्दी निकल, विकास मार्ग पर एक्सीडेंट हुआ है, मरीज की हालत बहुत खराब है। विकास मार्ग, ये नाम सुनते ही मेरी सांसें रुकने लगी। फिर से वही जगह। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मैं उन्हें अपने कानों में सुन सकता था। मेरे हाथों में हल्की सी कंपी आने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। एम्बुलेंस की चाबी उठाई और निकल पड़ा। रास्ते भर मेरा दिमाग हर पल उस अजीब सिलसिले के बारे में सोच रहा था। क्या आज भी वही होगा? क्या इस बार भी मरीज मर जाएगा? मेरे हाथ एम्बुलेंस के स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और मेरी उंगलियां सख्त हो चुकी थीं। मुझे एक बार के लिए लगा कि मैं एम्बुलेंस को रोक दूं और वापस लौट जाऊं, लेकिन ये मेरी नौकरी थी और इस काम से भागना मुझे कभी सही नहीं लगा। जब मैं उस जगह पहुंचा तो वहां का दृश्य और भी भयानक था। एक मोटरसाइकिल बुरी तरह से टूटी फूटी पड़ी थी और उसके पास एक युवक खून से लथपथ बेसुध पड़ा था। उसकी हालत देखकर मैं समझ गया कि वक्त बहुत कम है। मैंने जल्दी से उसे उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसे अंदर रखकर बैठा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे एम्बुलेंस के भीतर अचानक से तापमान कम होने लगा, जैसे हवा ठंडी हो गई और मेरी सांसें भारी लगने लगी। मैंने इसे नजरअंदाज किया और एम्बुलेंस चालू कर दी। युवक की हालत बेहद नाजुक थी और उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं एम्बुलेंस लेकर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी हों, मानो मेरे कानों में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने पीछे देखा तो पीछे सिर्फ वो युवक लेटा हुआ था, बेहोश। फिर ये आवाजें कहां से आ रही थीं? मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरे मन का वोम है। मुझे लगा तनाव और डर के कारण मेरा दिमाग खेल कर रहा होगा, लेकिन जितना मैं ये सोचने की कोशिश करता, उतनी ही आवाजें तेज होती जा रही थीं। रास्ता अब और भी डरावना हो गया था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ एम्बुलेंस का सायरन गूंज रहा था, जो अब मुझे असहज कर रहा था। अचानक मुझे अपने पीछे हल्की सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई धीरे धीरे हिल रहा हो। मैंने शीशे में देखा तो उस युवक की आंखें खुली हुई थी। वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने उन पहले वाले मरीजों में देखी थी। उसकी आंखें एक तक मेरी ही ओर देख रही थीं, मानो वे मुझसे कुछ कहना चाहती हों, पर उसकी जुबान से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसकी हालत पर नजर रखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी आंखें अब बंद थीं। यह क्या हो रहा था? अभी कुछ पल पहले वो मुझे घूर रहा था और अब फिर से बेहोश। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे और दिमाग अजीब सी उलझन में था।
हर मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर लग रहा था। मैंने कोशिश की कि ध्यान सिर्फ सड़क पर रहे, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या मैं कुछ ऐसा देख रहा था जो असल नहीं था। जैसे जैसे हम अस्पताल के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मुझे अंदर से एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। तभी अचानक एम्बुलेंस के भीतर की लाइट्स तेजी से चमकने लगी और मुझे लगा कि अब मेरे साथ कुछ अजीब होने वाला है। एम्बुलेंस में अचानक से अजीब सी ठंड महसूस होने लगी थी। फिर वो युवक जो अब तक बेहोश था, धीरे धीरे करवट लेने लगा। उसकी सांसें गहरी और भारी हो गई थीं। वो हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं उसे देखे बिना बस एम्बुलेंस को तेजी से चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे अपनी बाईं ओर एक परछाई दिखी। ये मेरी कल्पना हो सकती थी, लेकिन वो परछाई बिल्कुल उसी युवक जैसी थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से अस्पताल अब सिर्फ कुछ ही दूरी पर था, लेकिन मुझे अब रास्ता बहुत ही लंबा लगने लगा था। आखिरकार जैसे तैसे मैं अस्पताल पहुंचा। मैंने एम्बुलेंस रोक दी और तेजी से स्ट्रेचर निकाला। युवक की हालत अब भी गंभीर थी और वो अब हिल भी नहीं रहा था। मैंने डॉक्टरों को बुलाया और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर दौड़ने लगा। डॉक्टरों ने जल्दी से युवक की जांच शुरू की, लेकिन उनका चेहरा देखकर मैं समझ गया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ, तो डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, डेड ऑन अराइवल। ये शब्द सुनते ही जैसे मेरी दुनिया ही थम गई। फिर वही हुआ जो पिछली 2 बार हो चुका था। मरीज ने अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचते ही दम तोड़ दिया था। इस बार मैं खुद को संभाल नहीं सका। मेरे दिमाग में जैसे सवालों की बाढ़ सी आ गई। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? हर बार विकास मार्ग से मरीज उठाना और हर बार उनकी मौत अस्पताल पहुंचते ही हो जाना। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जब डॉक्टरों ने उस युवक का चेहरा ढका, तो मेरी नजर उसकी बंद आंखों पर गई। कुछ तो था उन आंखों में जो मुझे लगातार परेशान कर रहा था। एक अजीब सा डर, एक भयानक सच जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं वापस एम्बुलेंस में गया और धीरे धीरे सीट पर बैठ गया। एम्बुलेंस की लाइट्स अब बंद थी और एम्बुलेंस के भीतर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मेरे साथ बैठा मुझे घूर रहा हो। उस रात के बाद से मैं जब भी एम्बुलेंस में बैठता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा हो, जैसे एम्बुलेंस के हर कोने में कोई छिप कर बैठा मुझे देख रहा हो, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो। विकास मार्ग का तो नाम सुनते ही मेरी रूह कांप उठती। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कोई अनदेखी ताकत थी जो मुझे हर बार उस रास्ते पर ले जा रही थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों? मैं अब इस खौफनाक सिलसिले से पूरी तरह घिर चुका था। हर बार वही जगह, वही एक्सीडेंट और हर बार अस्पताल के दरवाजे पर मरीज की मौत। मेरी तो जैसे रातों की नींद उड़ गई थी। आंखें बंद करता तो वही चेहरे दिखते, उनकी अजीब चमकती आंखें जिनमें अनेकों अनकही कहानियां छिपी होती। ये सब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे तो बस सच जानना था। उस रात मैंने ये तय कर लिया कि अब और नहीं, अब मैं किसी भी तरह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूंगा। मुझे हर हाल में यह पता करना था कि क्यों बार बार वही कॉल, वही एक्सीडेंट और मरीजों की रहस्यमयी मौत हो रही थी। इसी बीच मुझे अपने पुराने दोस्त विक्रम का ख्याल आया, जो कि पुलिस में था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी मदद लूं। वो कई सालों से दिल्ली पुलिस में था और अपराध के बारे में उसे अच्छी समझ थी। अगर कोई मेरी मदद कर सकता था तो वो सिर्फ वही था। मैंने उसे फोन किया और अगले दिन मिलने की बात तय की। मैं उससे मिलने के लिए अगली शाम उसके थाने पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने मुझे देखते ही हंसकर कहा कि कहिए मिस्टर रवि, कैसे आना हुआ? इतने दिन बाद कैसे याद आ गई हमारी? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए विक्रम से कहा कि विक्रम यार, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। मेरी बात सुनते ही उसने हल्के फुल्के अंदाज में मुझसे पूछा कि क्या हुआ, किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? लेकिन मेरी गंभीरता देखकर उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। मैंने बिना कोई वक्त गवाए उसे सारी बातें बतानी शुरू की। विकास मार्ग के एक्सीडेंट्स, अस्पताल पहुंचते ही मरीजों की मौत और उन हादसों में कुछ अजीब सी समानता। जब मैं ये सब कुछ विक्रम को बता रहा था तो मुझे भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये मेरी हकीकत थी। विक्रम ध्यान से सुनता रहा और जब मैंने सब खत्म किया तो वो कुछ देर चुप रहा और फिर उसने धीरे से मेरी ओर देखते हुए कहा कि रवि यार,
ये मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। मैं उस इलाके के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। विक्रम ने कुछ दिनों बाद मुझे फोन करके कहा कि रवि, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो शायद इस रहस्य का हिस्सा हो सकता हो। उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। मैं फौरन उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। उस शाम हम दोनों एक छोटे से ढाबे पर बैठे। विक्रम ने अपनी पैंट की जेब से अपना फोन निकालकर मुझे कुछ फाइल्स दिखाने लगा। उसने एक अखबार की पुरानी कतरन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि ये देख। मैंने उसके फोन में झांक कर उस तस्वीर की ओर ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था, विकास मार्ग पर भीषण बस हादसा, दर्जनों लोग मरे, कई लापता। उसने मुझे बताया कि यह हादसा कई साल पहले विकास मार्ग पर हुआ था और उसमें बैठे ज्यादातर लोग उसी वक्त मारे गए थे, लेकिन कुछ शव कभी मिले ही नहीं और कुछ लाशें तो इतनी बुरी तरह जली हुई थीं कि उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। ये सुनते ही मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। विक्रम ने आगे बताया कि यह हादसा ठीक उसी जगह पर हुआ था जहां से तुझे वो मरीज मिलते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि ये आत्माएं उसी हादसे से जुड़ी हुई हों। किंतु ये आत्माएं मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने खुद से सवाल किया। मेरे अंदर का डर अब और गहरा होने लगा था। विक्रम ने एक गहरी सांस लेते हुए मुझसे कहा कि रवि, मुझे लगता है कि ये आत्माएं तुझसे कुछ कहना चाहती हैं। शायद उनका कोई अधूरा काम है और वे तुझे उसके लिए बुला रही हैं। मैंने और विक्रम ने उस हादसे के बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि उस बस में बहुत से लोग सफर कर रहे थे, जिनमें एक महिला प्रियंका भी शामिल थी। प्रियंका उस दिन अपनी छोटी बेटी के साथ उस बस में सफर कर रही थी। हादसे के बाद प्रियंका की लाश तो मिली, लेकिन उसकी बेटी की लाश कभी नहीं मिली। कहा जाता है कि प्रियंका अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बस के जलने के कारण वो खुद मर गई। किंतु उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे अब ये समझ में आने लगा था कि ये आत्माएं क्यों मुझे बार बार उसी जगह बुला रही थी। शायद प्रियंका की आत्मा अब भी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। वो हादसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था और शायद उसकी आत्मा उस जगह फंसी हुई थी जब तक कि उसे अपनी बेटी का पता न चले। किंतु सवाल यह था कि मैं इसमें कहां फिट बैठता था। आखिर मुझे क्यों बार बार वो चुन रही थी? उस रात के बाद से मेरे अनुभव और भी भयानक हो गए। जब भी मैं विकास मार्ग पर जाता तो मेरी एम्बुलेंस में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती। कभी एम्बुलेंस की लाइट्स बिना कारण के ही तेजी से जलने लगती, तो कभी पीछे सीट पर मुझे किसी के बैठने का एहसास होता और कभी कभी हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो। हर बार जब मैं वहां से मरीज उठाता उसकी हालत ठीक होती, लेकिन जैसे ही हम अस्पताल के करीब पहुंचते वो मरीज मेरी ओर घूरने लगता। उसकी आंखों में वही अजीब चमक होती और फिर वो कुछ भी कहे बिना मर जाता। अब यह सब एक पैटर्न सा बन चुका था और मैं खुद को इससे अलग नहीं कर पा रहा था। एक रात जब मैं विकास मार्ग पर एक और एक्सीडेंट का केस लेने गया तो उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने उस मरीज को उठाया और मैंने देखा कि हमेशा की तरह उसकी हालत गंभीर थी। मैंने जल्दी से उसे एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल की ओर एम्बुलेंस दौड़ा दी। लेकिन इस बार जैसे ही मैंने एम्बुलेंस चालू की तो अचानक से एक महिला का साया मेरे सामने उभर आया। वो एम्बुलेंस के ठीक सामने सफेद साड़ी में लिपटी खड़ी मुझे ही घूर रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जो हर बार मरीज की मौत होने से पहले मुझे दिखती थी। मैं बड़े ही अचंभे से खुद से बुदबुदाया। प्रियंका वो मेरी ही ओर बढ़ रही थी और मैंने डर के मारे एम्बुलेंस की रफ्तार और बढ़ा दी। लेकिन अब वो परछाई मेरी एम्बुलेंस के अंदर दिखाई दे रही थी। मैं पसीने में भीग चुका था, लेकिन मेरी आंखें उस पर ही टिकी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें मुझ पर जमाई और फिर मुझसे कहा कि मेरी बेटी, उसे ढूंढो। ये सब देख और सुनकर मेरी तो जैसे सांसें ही थम गईं। ये वही आत्मा थी जो अब तक मुझे बुला रही थी। ये प्रियंका की आत्मा थी जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए मुझे बार बार उस रास्ते पर बुला रही थी। लेकिन कैसे और क्यों? मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन जवाब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। प्रियंका की आत्मा ने मुझे ये एहसास करा दिया था कि उसकी बेटी को ढूंढना ही उसका मकसद था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस पहेली को कैसे सुलझाऊं। क्या उसकी बेटी अब भी जिंदा थी या वो भी उसी हादसे का शिकार हो चुकी थी और प्रियंका की आत्मा अब तक अपनी बेटी को खोजने के लिए बेचैन थी? मैंने एक बार फिर से अपने दोस्त विक्रम से मुलाकात की
तो उसने कहा कि रवि, अब ये मामला सिर्फ हादसों का नहीं है, बल्कि ये कुछ और है जिसे हमें गहराई से समझने की जरूरत है। शायद तुझे ही प्रियंका की आत्मा को शांति दिलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस बार जब मुझे विकास मार्ग से फिर से एक कॉल आया तो मैंने तय किया कि अब मैं इस रहस्य को हल करके ही दम लूंगा। प्रियंका की आत्मा ने मुझे एक रास्ता दिखाया था, लेकिन यह रास्ता डरावना और अनजान था। क्या मैं उसकी बेटी का सच जान पाऊंगा, या फिर मैं भी इस भयानक चक्र का हिस्सा बन जाऊंगा? रातें अब मेरे लिए सिर्फ काम की नहीं रह गई थी। हर बार जब फोन की घंटी बजती तो दिल में एक अजीब सा डर पनपने लगता, खासकर जब भी कॉल विकास मार्ग से आता। अब तक मैंने 3 जानें खोई थी और हर बार उन्हीं की चमकती भयानक आंखें मेरे सामने आ जाती थी। हर हादसे के बाद मेरे अंदर एक और गहरे सवाल ने जन्म ले लिया था कि आखिर प्रियंका की आत्मा मुझसे चाहती क्या है? वो क्यों हर बार मुझे बुला रही है? और उसकी बेटी जिसे वो ढूंढ रही थी, आखिर वो कहाँ है? इन सवालों का जवाब अब बहुत जरूरी हो गया था। अगर मैं ये सब न समझ पाया तो शायद इस बार मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा। वो रात भी बाकी रातों जैसी ही थी। मैं एम्बुलेंस में बैठा खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। दिल में अजीब सा डर और बेचैनी थी। अचानक ऑपरेटर का फोन आया। मैंने उसका फोन उठाया तो उसने दूसरी ओर से मुझसे कहा कि विकास मार्ग पर फिर से एक्सीडेंट हुआ है। मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। मैंने फोन को धीमे से रखा और फिर धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट की। मन में बस यही चल रहा था कि अब कुछ अलग होगा। अब शायद वो साया मेरे सामने आएगा। रास्ते भर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। एम्बुलेंस की सीट से चिपकी मेरी पीठ अब पसीने से भीग चुकी थी। हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों के आर पार जा रही थी। सड़कें सुनसान थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा तो देखा कि एक टूटी हुई कार सड़क के किनारे पड़ी थी और उसके पास में एक आदमी लहूलुहान जमीन पर गिरा पड़ा था। मैंने तुरंत उसे एम्बुलेंस में डाला और गाड़ी चलाने लगा। उसकी सांसें धीमी थीं और आंखें आधी बंद। मैंने उसकी नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और डर का मिला जुला सा एक अजीब सा असर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो मैं पहले कई बार देख चुका था। एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और मेरी घबराहट भी। तभी मैंने पीछे की सीट पर हल्की सी सरसराहट महसूस की। ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। एक ठंडी भयानक हवा की लहर मेरे शरीर के आर पार जा रही थी और उसी वक्त मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो वहीं खड़ी मुझे घूर रही थी। वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। प्रियंका की आत्मा पूरी तरह मेरे सामने आ चुकी थी। उसके लंबे बिखरे बाल जैसे हवा में तैर रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। उसके बालों में गहराई से उलझे काले धागे और उलझे हुए खून के धब्बे थे। उसकी आंखें नहीं जैसे जलते हुए कोयले के गहरे लाल अंगारे हों। वे मुझे एक तक घूर रही थी, जैसे वो मेरी रूह को चीर कर मेरे भीतर झांक रही हो। उसके चेहरे पर गहरे कटे हुए घाव थे जिनसे लगातार खून टपक रहा था। बिल्कुल गहरे काले रंग का खून, गाढ़ा और बदबूदार। उसकी देह पर हर जगह जलने के निशान थे और उन जलते हुए घावों में से धुआं उठ रहा था। उसके होंठों के कोने से खून बह रहा था और उसकी पूरी ठुड्डी लाल खून से सनी हुई थी। उसके हाथ किसी सामान्य इंसान जैसे नहीं थे, बल्कि उसकी उंगलियां बेहद लंबी थीं और उनमें से निकले नाखून जैसे किसी खंजर की तरह तेज थे। वे नाखून उसके हाथों से कुछ इंच बाहर तक निकले हुए थे और उन पर खून के धब्बे थे। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ऐसे हिल रही थी जैसे वो किसी को पकड़ने और चीरने के लिए बेताब हों। तभी उसने अपने एक हाथ को उठाया और मेरे सामने लहरा दिया। उसके नाखूनों से खून की मोटी बूंदें टपक रही थीं और वे बूंदें सीधे एम्बुलेंस की सीट पर गिर रही थीं। मैं अपनी जगह से डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैर जमीन में गड़ गए हों। जब उसके नाखून मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आ गए तो जैसे मेरी सांसें ही रुक गईं। उसकी भयानक आंखें मेरी आंखों में गड़ी थीं, जैसे वो कुछ कहने वाली हो। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगा। उसकी सांसों से सड़ी गली मांस की बदबू आ रही थी। मेरी आंखों के सामने जैसे काला अंधेरा छा रहा था, पर मैं अब भी होश में था। तभी उसने अपनी एक उंगली से मेरी बाह को हल्के से छुआ और उसी पल मेरे शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ गई। उसका छूना बिल्कुल किसी मौत के ठंडे एहसास जैसा था। मेरी बाह से खून की धार फूट पड़ी और मैं तड़प उठा।
मेरे शरीर पर उसकी उंगलियों के जगह जगह पर खून से सने निशान बन गए थे। मेरी सांसें तेजी से चलने लगी और मेरा दिल अब इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो मेरे सीने से अभी बाहर आ जाएगा। तभी उसने धीरे से बुदबुदाना शुरू किया। उसकी आवाज किसी मुर्दे की सिसकियों जैसी थी। उसने मेरी ओर लाल लाल आंखों से देखते हुए कहा, मेरी बेटी, उसे ढूंढो वरना कोई भी नहीं बचेगा। उसकी आवाज में इतनी नफरत और दर्द था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी तकलीफ और दर्द इन शब्दों में भर दिए हों। फिर अचानक वो हवा में गायब हो गई, किंतु ऐसा लग रहा था कि वो अब भी मेरी एम्बुलेंस में मौजूद हो। एम्बुलेंस के भीतर सीटों पर खून के निशान थे और हवा में उसकी सड़ी गली मांस की बदबू अभी भी थी। मेरी हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर ओर वही चेहरा, वही खून से लथपथ हाथ मेरे सामने आ रहे थे। अस्पताल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सफर कभी खत्म न होने वाला हो। मैंने मरीज की हालत पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें अब भी धीमी थीं और आंखें खुली हुईं, पर उनमें अब भी वही चमक थी। जब हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने राहत की सांस ली। एम्बुलेंस को रोकते ही मैंने मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाया और दौड़ते हुए इमरजेंसी वार्ड की ओर भागा। डॉक्टरों ने मरीज को तुरंत अटेंड किया, लेकिन उनके चेहरे पर वही भाव थे। एक बार फिर से वही शब्द, डेड ऑन अराइवल। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। मैंने मरीज के मृत शरीर को देखा। उसकी आंखें अब स्थिर थीं, लेकिन उनमें एक खामोश दहशत छुपी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उस आत्मा ने उसकी भी रूह को अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो। प्रियंका की आत्मा अब तक मेरे पीछे थी और अब यह साफ हो चुका था कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। वो तब तक नहीं मानेगी जब तक उसे वो नहीं मिल जाती। लेकिन उसकी बेटी कहाँ थी? क्या वो भी मर चुकी थी, या फिर उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में कहीं भटक रही थी? मुझे इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द खोजना था, क्योंकि अब मुझे यह महसूस हो गया था कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो अगला निशाना मैं हो सकता हूं। प्रियंका की आत्मा ने अब मुझे चुन लिया था और वो मुझे यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी। उस रात के बाद हर बार जब मैं एम्बुलेंस में बैठता, मुझे लगता कि कोई मेरे बहुत करीब है। ऐसा लगता कि जैसे एक अदृश्य ताकत जो मेरे साथ साथ चल रही है। मुझे अब इस रहस्य को सुलझाना था, वरना मेरी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। प्रियंका की आत्मा से सामना होने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब तक मैं सोच रहा था कि ये सब एक बुरा सपना है, कोई वहम जो बस मेरे साथ हो रहा है, लेकिन उस रात की घटना ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए थे। ये हकीकत थी और अब वो हकीकत मेरे साथ साथ चल रही थी। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके हाथों से टपकता खून, ये सब मैं भूल नहीं पा रहा था। एम्बुलेंस में बिताए हर पल ने मुझे मौत के और करीब ला दिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये सब पीछे छोड़ दूं, लेकिन अब मुझे पता था कि ये सब मेरे साथ ही खत्म होगा। और सबसे भयानक बात यह थी कि अब सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी इस खौफनाक खेल में फंस चुका था। उस रात के कुछ दिन बाद जब मैं काम से घर लौटा तो सपना कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। वो हर चीज पर चिढ़ रही थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रही थी और अक्सर बेवजह चुप बैठी रहती थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है, लेकिन वो हर बार एक ही जवाब देती, कुछ नहीं रवि, बस यूं ही। शुरू में मैंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, ये सोचकर कि शायद वो घर के कामों से थक गई होगी या फिर उसे कुछ चिंता सता रही होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में चीजें और अजीब होने लगी। एक रात जब मैं डिनर कर रहा था तो उसने अचानक मुझसे कहा कि रवि, आजकल तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है ना? ये सुनते ही मेरे हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मेरी ओर घूरते हुए बोली कि रात में मुझे अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहता हो। कोई औरत, वो बार बार मेरी ओर आती है और कहती हैं कि रवि को जाने मत दो, उसे रोक लो। सपना की आवाज में घबराहट थी और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जानता था कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। प्रियंका की आत्मा अब सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी अपनी गिरफ्त में ले रही थी। मैं उसे क्या बताता कि जो वो देख रही हैं वो एक सच है। मैंने खुद को संभाला और बस इतना कहा कि तुम बेवजह चिंता कर रही हो सपना, ये बस तुम्हारे मन का वहम है।
जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपना के सपनों और अजीब बर्ताव के बाद अब अगला निशाना मेरा बेटा आर्यन बना। मेरा हमेशा हंसमुख और चंचल सा रहने वाला बेटा। आर्यन पिछले कुछ दिनों से चुपचाप रहने लगा था। जब भी मैं उससे बात करता तो वो बिना किसी वजह के डर जाता। एक रात जब मैं उसके कमरे में गया तो उसने सहमे हुए अंदाज में मुझसे कहा कि पापा, मुझे रात को एक औरत दिखती है। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी रहती हैं और मुझे घूरती रहती हैं। उसका चेहरा बहुत डरावना है पापा। उसकी आंखें लाल हैं और वो मुझसे कहती हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। आर्यन के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरी तो जैसे सांसें ही थम गईं। मैं आर्यन के पास बैठा और उसे अपने पास खींचकर गले से लगाते हुए बोला, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने बस बुरा सपना देखा होगा। सब कुछ ठीक है। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह हिल चुका था। प्रियंका की आत्मा अब मेरे बेटे तक पहुंच चुकी थी। वो सिर्फ मुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि अब मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाने पर आमादा थी। अब हालात और बिगड़ने लगे थे। घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। रात को अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते। बाथरूम में नल से खून जैसा लाल पानी टपकता और दीवारों पर अजीब से निशान उभर आते, जो कुछ ही पलों में गायब हो जाते। सपना अक्सर रात को अचानक जग जाती और कहती कि रवि, वो फिर से आ गई थी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अब तक जितना भी सामना किया था, ये सब उससे कई गुना ज्यादा डरावना था। एक बार मैंने रात के समय सपना को कमरे में नहीं पाया तो मैं उठकर उसे यहां वहां ढूंढने लगा। फिर मैंने उसे किचन में पाया। वो किचन में चुपचाप खड़ी थी, अंधेरे में बिना कोई आवाज किए। मैंने उसके पास जाकर उसे पुकारा, सपना, क्या कर रही हो यहां इतनी रात को? मेरी आवाज सुनकर जब वो मेरी तरफ घूमी तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोलने लगी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तुम उसे ढूंढने क्यों नहीं जा रहे रवि? उसने तुम्हें बुलाया है। उसे शांति चाहिए। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। ये मेरी बीवी नहीं थी। उसकी आवाज में जैसे कोई और बात कर रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे हिलाकर चिल्लाया, सपना, सपना, होश में आओ। वो एकदम से चौंक गई, जैसे गहरी नींद से जागी हो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि रवि, तुम मुझे यहां क्यों लाए? मुझे तो याद भी नहीं कि मैं किचन में कैसे पहुंची। अब मुझे यकीन हो गया था कि प्रियंका की आत्मा सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार को भी अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो हम सबको खत्म कर देगी। अब ये मेरे लिए सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक हकीकत बन चुकी थी, जो मेरे परिवार की जान की दुश्मन बन रही थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मुझे यह भी नहीं पता था कि प्रियंका की बेटी जिंदा है या नहीं, और अगर उसकी आत्मा ही यहां कहीं फंसी हुई थी तो मैं उसे कैसे ढूंढ सकता था? इन सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया था। एक रात जब मैं सो रहा था, जब अचानक आर्यन की चीखों ने मुझे जगा दिया। मैं दौड़कर उसके कमरे में गया और जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। आर्यन बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ था और उसकी गर्दन पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोंटने की कोशिश की हो। उसकी सांसें तेज थीं और वो बुरी तरह कांप रहा था। वो रोते हुए बोला कि पापा, वो मुझे मारना चाहती थी। मैंने उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। यह अब साफ हो चुका था कि प्रियंका की आत्मा अब और खतरनाक हो गई थी। उसने सीधे मेरे बेटे को निशाना बनाया था। अगर मैं कुछ नहीं करता तो अगली बार वो उसे नहीं छोड़ेगी। प्रियंका की आत्मा अब सब कुछ खत्म करने पर तुली हुई थी। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उसकी बेटी को नहीं ढूंढ लेता, या कम से कम ये पता नहीं कर लेता कि उसका क्या हुआ। सपना और आर्यन अब लगातार खौफ के साए में जी रहे थे। मैं अपने ही घर में हर पल डर के साथ जीने लगा था। अब मुझे एक आखिरी कदम उठाना था। मुझे उस आत्मा को रोकने का कोई तरीका ढूंढना था, वरना वो हम सबको बर्बाद कर देगी। मैंने एक बार फिर से अपने दोस्त विक्रम से मदद लेने की सोची और उसे फोन किया। मैंने उसे फोन पर ही कहा कि विक्रम, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये आत्मा अब मेरे परिवार को भी निशाना बना रही है। हमें इसका हल निकालना होगा, वो भी जल्दी। विक्रम ने गंभीर आवाज में मुझसे कहा कि रवि, हमें उस हादसे से जुड़ी हर जानकारी जुटानी होगी। हो सकता है कि हमें उस आत्मा के पीछे का सच मिल जाए। अब ये मेरी आखिरी उम्मीद थी।
मुझे प्रियंका की आत्मा के बारे में सच जानना था। उसकी बेटी कहाँ है? जब तक ये रहस्य सुलझ नहीं जाता, मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की सलामती खतरे में थी। ये खौफनाक सिलसिला अब सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, ये मेरे पूरे परिवार पर भारी पड़ रहा था और मैं किसी भी हालत में उन्हें इस खौफ से बचाना चाहता था। जब से मेरा प्रियंका की आत्मा से सामना हुआ था, तब से मेरी जिंदगी किसी बुरे सपने में बदल गई थी। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो उसका खून से सना चेहरा, उसकी लाल जलती हुई आंखें और उसके सड़ते हुए शरीर की बदबू मेरे चारों तरफ फैल जाती थी। और अब इस खौफनाक आत्मा ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। सपना और आर्यन पर हुए हमलों ने मेरे दिल को पूरी तरह से दहला दिया था। मुझे अब समझ आ चुका था कि अगर मैंने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो ये आत्मा हम सबको मार डालेगी। लेकिन सवाल वही था, मैं इस आत्मा से कैसे छुटकारा पा सकता था? मैंने विक्रम से एक बार फिर से मदद मांगी। मुझे अब किसी भी कीमत पर यह रहस्य सुलझाना था। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, प्रियंका की आत्मा आखिर चाहती क्या थी? उसकी बेटी कहाँ थी? और अगर वो मर चुकी थी तो उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही थी? विक्रम ने मुझसे मिलने के लिए कहा। हम उसी पुराने ढाबे पर मिले जहां पहले भी मिले थे। विक्रम का चेहरा भी तनाव से भरा हुआ था। उसने मुझे कुछ कागजात दिखाए जो उसने अस्पताल के रिकॉर्ड्स से निकाले थे। उसने मेरी तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में मुझसे कहा कि मैंने उस हादसे के बारे में जितनी जानकारी जुटाई है वो बहुत ही खौफनाक है। तुम्हें पता है कि प्रियंका की लाश तो मिली थी, लेकिन उसकी बेटी की लाश कभी नहीं मिली। और इस हादसे के बाद से अस्पताल के पुराने वार्ड में अजीब घटनाएं होने लगी थी। मैंने चौंकते हुए विक्रम से पूछा कि पुराना वार्ड? कौन सा वार्ड? विक्रम ने जवाब दिया कि अस्पताल का पुराना वार्ड जो अब बंद पड़ा है। कुछ साल पहले वहां आग लगी थी और उसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। ये कहा जाता है कि तब से उस वार्ड में अजीब सी घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने वहां भूत प्रेत देखने की शिकायत की है। कुछ लोगों ने वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। ये सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई और मैंने डरते हुए उससे पूछा कि तो क्या प्रियंका की आत्मा का इससे कोई संबंध है? विक्रम ने गहरी सांस ली और मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंका की बेटी की आत्मा उसी वार्ड में फंसी हुई हो सकती है। शायद इसलिए प्रियंका की आत्मा बार बार तुम्हें बुला रही है। वो चाहती है कि उसकी बेटी को ढूंढा जाए। मैंने विक्रम की बातों पर गंभीरता से सोचा। अगर प्रियंका की आत्मा अपनी बेटी को ढूंढ रही थी तो मुझे उस पुराने बंद वार्ड में जाना होगा। लेकिन यह ख्याल ही मुझे डरा रहा था। मैं भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो मैंने पिछले कुछ दिनों में अनुभव किया था उसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब मुझे हर हाल में उस डरावने वार्ड में जाना ही था। अगले दिन मैंने अस्पताल के सुरक्षा गार्ड से उस पुराने वार्ड के बारे में पूछा। उसने डरते हुए मुझे बताया कि साहब वो वार्ड कई सालों से बंद पड़ा है। उस दिन जो आग लगी थी उसके बाद से वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं कि वहां कुछ लोग फंसे हुए हैं जो कभी नहीं मरे और उनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने गार्ड से कहा कि मुझे वहां जाना है, लेकिन उसने मुझे बहुत मना किया। उसने मुझसे कहा कि साहब वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बहुत से लोग वहां गए लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। मैंने ठान लिया था कि मैं उस वार्ड में जाऊंगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगली रात जब पूरा अस्पताल शांत था तो मैंने चोरी छिपे उस पुराने वार्ड की ओर कदम बढ़ाए। वार्ड का मुख्य दरवाजा जंग से ढका हुआ था और चारों ओर अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर से सड़ी गली मांस की बदबू का तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे वहां पर बरसों से ढेरों सड़ी गली लाशें पट्टी पड़ी हों। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा तो दीवारों पर काले धब्बे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आग के निशान हों। वार्ड के अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे मौत की बदबू। मेरे कदम धीरे धीरे उस खौफनाक वार्ड में बढ़ते जा रहे थे। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई कराह रहा हो। मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। जब मैं वार्ड के अंदर और गहराई में पहुंचा तो अचानक मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मेरे माथे से पसीना बहने लगा।
मैं जितना आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही वो आवाज और करीब आ रही थी। तभी मैं एक ऐसे कमरे के सामने पहुंचा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में घुस गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि प्रियंका की आत्मा वहां खड़ी थी। उसका चेहरा हूबहू वही था जो मैंने एम्बुलेंस में देखा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। उसके नाखूनों से खून टपक रहा था, लेकिन इस बार उसके बगल में एक और छोटी आत्मा थी। वो आत्मा उसकी बेटी की थी, एक छोटी लड़की जो गंदे कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा पीला और सड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। प्रियंका की आत्मा ने मेरी ओर देखा और चीखते हुए बोली कि ये मेरी बेटी है, इसे बचाओ, मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी सांसें रुक गईं। उसकी हर चीख के साथ कमरे की दीवारें हिलने लगी। उसके नाखून मेरे करीब आ रहे थे और मैं वहां जड़ सा चुपचाप खड़ा था, जैसे कोई मुझे पकड़कर खींच रहा हो। जैसे मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। प्रियंका की आत्मा के नाखून मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब थे और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। तभी कमरे के चारों ओर की दीवारों से खून बहने लगा। दीवारों से निकलने वाला खून धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगा और कमरे में जल रही वो हल्की लौ भी बुझ गई। मैंने प्रियंका की आत्मा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, लेकिन उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं और त्वचा जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसके हाथों से खून की मोटी धाराएं बह रही थीं और उसकी बेटी की आत्मा बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसकी मां उसे किसी गहरे अंधेरे में खींच रही हो। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटी कहाँ है और उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। प्रियंका की आत्मा ने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने बस एक ही शब्द कहा कि शांति शांति चाहिए, और उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी। अब मैं उस कमरे से जल्द बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यहां और देर रुका तो शायद ये आत्माएं मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रियंका की आत्मा अब और भयानक हो चुकी थी। वो मुझे मार डालना चाहती थी। उसकी बेटी की आत्मा अब भी वहीं खड़ी थी। जब मैं किसी तरह उस पुराने भूतिया वार्ड से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे मैंने मौत के जबड़ों से खुद को खींच निकाला हो। मेरे पूरे शरीर में थकान, डर और बेचैनी भर गई थी। अंदर जो मैंने देखा था वो मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। प्रियंका की आत्मा और उसकी बेटी की परछाई अब मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। वो चीख, वो खून से भरी आंखें, दीवारों से टपकता खून, ये सब मेरे मन में लगातार घूम रहा था। मुझे एहसास हो चुका था कि ये महज एक हादसा नहीं था। इस आत्मा का कहीं ना कहीं कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था, जिसे जानना अब मेरे लिए जरूरी हो चुका था। अगर मैं इसे नहीं सुलझाता तो न केवल मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी इस आत्मा के कहर का शिकार बन सकता था। अगले दिन मैंने विक्रम से मिलने का फैसला किया। मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन मैं अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे इस आत्मा के पीछे का सच जानना था और यह समझना था कि प्रियंका की आत्मा मुझसे क्या चाहती थी। दूसरे दिन हम फिर उसी ढाबे पर मिले। विक्रम ने मेरे चेहरे को देखते ही समझ लिया कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हूं। उसने बड़ी ही गंभीरता से पूछा कि रवि, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ उस रात? मैंने गहरी सांस लेते हुए उसे सब कुछ बता दिया। प्रियंका की आत्मा, उसकी बेटी की सड़ी हुई परछाई और वो खून से भरा वार्ड। मैंने उसे यह भी बताया कि उसकी आत्मा बार बार मुझसे एक ही चीज मांग रही थी और वो थी शांति, लेकिन उसकी बेटी की आत्मा अब भी कहीं फंसी हुई लग रही थी। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा कि रवि, मुझे लगता है कि इस आत्मा की शांति का राज उस हादसे में छिपा है। प्रियंका और उसकी बेटी के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो हमें समझना होगा। मैंने उसकी बात बड़ी ही गंभीरता से सुनी। मुझे अब यह साफ लगने लगा था कि इस आत्मा का पीछा तभी खत्म होगा जब मैं प्रियंका की बेटी का सच जान लूंगा। उसके बाद विक्रम ने प्रियंका और उसकी बेटी के बारे में कुछ और जानकारी जुटाई। हमने उस बस हादसे के बारे में हर एक रिपोर्ट को बारीकी से पढ़ा जिससे प्रियंका और उसकी बेटी की मौत जुड़ी थी। उसके बाद हमें कुछ हैरान कर देने वाली बातें पता चली। हादसे से पहले प्रियंका और उसकी बेटी
किसी कारण से बेहद परेशान थी। प्रियंका का पति पहले ही मर चुका था और उस दिन प्रियंका अपनी बेटी को लेकर किसी अजीब डर से भाग रही थी। हादसे की रिपोर्ट में यह दर्ज था कि प्रियंका और उसकी बेटी बस सफर के दौरान कहीं गुम हो गई थी। लोगों का कहना था कि बस पर सवार होने से पहले प्रियंका बहुत परेशान दिख रही थी और वो बार बार अपने आसपास देख रही थी, जैसे वो बहुत डरी हो, जैसे वो किसी से छिपने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो किससे भाग रही थी। फिर हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि हादसे से कुछ दिन पहले प्रियंका एक तांत्रिक के पास गई थी। रिपोर्ट्स में यह भी लिखा था कि उसने किसी अनजान काले साए से बचने के लिए यह कदम उठाया था। ये बात जानने के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या प्रियंका और उसकी बेटी किसी काले जादू का शिकार हुई थी? क्या प्रियंका ने कुछ ऐसा किया था जिससे उसकी बेटी की आत्मा अब फंसी हुई थी? ऐसे कई सवाल मेरे जहन में घूमने लगे थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। विक्रम ने तांत्रिक से जुड़े लोगों से संपर्क किया। हमें पता चला कि प्रियंका ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ तांत्रिक उपाय किए थे, लेकिन वे उपाय गलत दिशा में चले गए और प्रियंका की बेटी साक्षी किसी काले साए की गिरफ्त में आ गई थी। उसकी आत्मा उसी दिन से प्रियंका के शरीर में समाने लगी थी। वो तांत्रिक इस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे भी भारी गलती हो गई थी। विक्रम ने मुझसे कहा कि रवि, ये साफ है कि प्रियंका की बेटी की आत्मा कहीं ना कहीं उस हादसे के बाद भी इस दुनिया में फंसी रह गई है और शायद इसलिए प्रियंका की आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही है। उसे अपनी बेटी को इस दुनिया से मुक्त कराना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है। ये सुनकर मेरी हालत और बिगड़ गई। अगर ये सब सच था तो मुझे साक्षी की आत्मा को इस फंसे हुए चक्र से बाहर निकालना था, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। रात के समय मेरे घर में फिर से अजीब सी घटनाएं होने लगी। दरवाजे अचानक खुलने लगते, दीवारों पर खून के निशान उभरते और हवा में अजीब सी सड़ी गली बदबू फैलने लगती। सपना पहले से भी ज्यादा घबराई हुई थी और आर्यन हर रात डरावने सपने देखता था। मैं खुद भी सोने से डरने लगा था, क्योंकि हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता तो प्रियंका की आत्मा मेरे सामने आ जाती। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी मुझे अचानक अपने कमरे के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने देखा कि प्रियंका की आत्मा फिर से मेरे सामने खड़ी थी। इस बार और भी भयानक रूप में। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका पूरा शरीर जैसे सड़ चुका था। उसकी सड़ी हुई उंगलियों से खून की मोटी धार बह रही थी। उसने मेरी ओर इशारा किया और फिर से वही शब्द दोहराए, मेरी बेटी, उसे शांति दिलाओ वरना कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी लाल जलती हुई आंखों में भयानक नफरत और दर्द साफ झलक रहा था। मुझे यह साफ हो गया था कि अब समय बहुत कम था। अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं करता हूं तो ये आत्मा मेरे परिवार को मार देगी। प्रियंका की आत्मा से हुए इस खौफनाक टकराव के बाद मैंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। मैंने विक्रम से कहा कि हमें उस तांत्रिक से मिलना होगा जिसने प्रियंका की मदद की थी। शायद वही इस आत्मा को मुक्त करने का तरीका जानता होगा। विक्रम ने कुछ दिनों की मेहनत के बाद उस तांत्रिक का पता लगा लिया। वो अब भी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रहता था। हमने उससे मुलाकात की। वो काफी बूढ़ा, कमजोर और बेहद खतरनाक नजरों वाला आदमी था। मैंने उससे प्रियंका के बारे में पूछा तो उसने कुछ देर चुप्पी साधी और फिर गहरी सांस लेते हुए बताया कि मैंने प्रियंका और उसकी बेटी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस काले साए ने मेरी कोशिशों को नाकाम कर दिया। उसकी बेटी की आत्मा अब भी अधर में लटकी हुई है। वो न मर सकी और न जी सकी। उसकी आत्मा इस दुनिया में फंसी हुई है और प्रियंका अब तक उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मैंने घबराई हुई आवाज में उससे पूछा कि हमें अब क्या करना होगा, तो उसने कहा कि तुम्हें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। ये आत्मा तभी शांत होगी जब उसकी बेटी की आत्मा को भी इस दुनिया से आजादी मिलेगी। उस तांत्रिक ने मुझे एक खास अनुष्ठान के बारे में बताया जिसे मुझे उसी पुराने वार्ड में जाकर पूरा करना था। मुझे ये पता चल चुका था कि ये आखिरी मौका था प्रियंका और उसकी बेटी की आत्माओं को इस दुनिया से मुक्त करने का। यदि मैंने इसे सही से नहीं किया तो ये आत्मा मेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगी। अब मुझे उस भयानक वार्ड में फिर से जाना था और इस बार यह सफर और भी खतरनाक और डरावना होने वाला था। उस रात के बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था।
प्रियंका की आत्मा का खौफ, उसकी बेटी की अटकी हुई आत्मा और तांत्रिक के अनुष्ठान की सच्चाई अब पूरी तरह से मेरे सामने थी। ये साफ हो चुका था कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये आत्मा मेरे परिवार को खत्म कर देगी। तांत्रिक ने बताया था कि मुझे उस भूतिया वार्ड में जाकर अंतिम अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान ही प्रियंका और उसकी बेटी की आत्मा को इस दुनिया से मुक्ति दिला सकता था। पर यह काम जितना सुनने में आसान लग रहा था उतना था नहीं। मैंने उस आत्मा की ताकत देखी थी। वो न केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी खत्म करने पर आमादा थी। ऊपर से तांत्रिक ने मुझे चेतावनी दी थी कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। ये आत्मा अब और इंतजार नहीं करेगी। यह अनुष्ठान एकमात्र रास्ता है, पर इसमें भी जोखिम है। यदि तुम असफल हुए तो तुम भी उसी दुनिया में फंस जाओगे जहां वो आत्मा फंसी हुई है। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं था। मुझे इस चुनौती को स्वीकार करना ही था। उस रात मैं अस्पताल के उस पुराने भूतिया वार्ड की ओर फिर से निकल पड़ा। इस बार हवा और भी ठंडी थी और दिल में डर इतना गहरा था कि मेरी सांसें तक भारी लगने लगी थी। विक्रम ने मेरी मदद करने का वादा किया था, लेकिन मैंने उसे ये कहकर रोक दिया था कि ये मेरी लड़ाई है और मैं नहीं चाहता था कि उसकी जान खतरे में पड़े। जैसे ही मैंने वार्ड के दरवाजे को धक्का दिया तो वो चरमराती आवाज के साथ खुला गया। अंदर वही सड़ी गली मांस की बदबू फैली हुई थी जो मैं पिछली बार महसूस कर चुका था। फर्श पर जगह जगह काले धब्बे थे और दीवारों पर अजीब से खून के निशान। मेरे कदम धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। मुझे तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्रों और अनुष्ठान की हर बात याद थी। मुझे वार्ड के बीचों बीच जाकर उस अनुष्ठान को पूरा करना था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जैसे ही मैं वार्ड के उस कमरे में पहुंचा जहां प्रियंका की आत्मा और उसकी बेटी की आत्मा फंसी हुई थी, अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। कमरे की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं और फर्श से धूल उड़ने लगी। मैंने अपनी जगह पर खड़े होकर चारों ओर देखा और तभी प्रियंका की आत्मा एकदम मेरे सामने प्रकट होकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं, जैसे उनकी रोशनी छीन ली गई हो। उसकी त्वचा झलकर काली हो गई थी और उसकी जगह जगह से सड़ी हुई मांस की परतें लटक रही थीं। उसके बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसके होंठों से काले खून की धारें बह रही थीं। तभी उसकी सड़ी हुई उंगलियां मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और उनमें से खून की धार टपक रही थी। उसने एक भयानक चीख मारी जिससे कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगी। तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। उसकी गहरी और कांपती हुई आवाज चारों ओर गूंज उठी। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन ये आत्मा इतनी अधिक शक्तिशाली थी कि मैं हिल तक नहीं पा रहा था। उसने एक ही झटके में मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसकी उंगलियां अब मेरे गले के पास थीं। मैंने तांत्रिक द्वारा दी गई सामग्री निकाली और जल्दी से उन पर हाथ रखा और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। मंत्र की शुरुआत होते ही कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। प्रियंका की आत्मा ने एक और जोरदार चीख मारी और अचानक उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा भयानक लग रही थीं, जैसे वो मुझे जिंदा निगलने वाली हो। मैंने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। मेरी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाले रखा। प्रियंका की आत्मा अब लड़खड़ाने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। लेकिन तभी मैंने देखा कि प्रियंका की बेटी की आत्मा कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसकी मां की आत्मा उसकी ओर बढ़ी, जैसे उसे आखिरी बार पकड़ने की कोशिश कर रही हो। प्रियंका की आत्मा ने चीखते हुए कहा कि साक्षी। उसकी आवाज में नफरत की जगह अब गहरा दुख था। मैंने देखा कि साक्षी की आत्मा भी धीरे धीरे अदृश्य हो रही थी। वो अब अपनी मां के पास आ गई थी। प्रियंका की आत्मा ने अपने सड़े हुए हाथों से उसे पकड़ लिया और फिर दोनों आत्माएं धीरे धीरे एक साथ लुप्त होने लगी। कमरे की दीवारों से खून के निशान अब गायब होने लगे और हवा में फैली हुई सड़न की बदबू भी धीरे धीरे कम हो गई। प्रियंका और उसकी बेटी की आत्माएं अब इस दुनिया से मुक्त हो चुकी थीं। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैं फर्श पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। प्रियंका की आत्मा अब जा चुकी थी और उसकी बेटी की आत्मा भी इस दुनिया से मुक्त हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। बुरा समय खत्म हो चुका था।
मेरी लंबी लड़ाई और वो खौफनाक सिलसिला सब खत्म हो गया था। अगले दिन मैं विक्रम से मिला और उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी कहानी को ध्यान से सुना और फिर एक लंबी सांस ली और मेरी ओर देखते हुए कहा कि रवि, तुमने जो किया वो बहुत बड़ा काम था। अब तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। मैंने भी राहत की सांस ली। ये सब एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका था। मैं अपने परिवार के पास वापस लौट आया और पहली बार मैंने महसूस किया कि हमारा घर अब पहले जैसा शांत हो चुका था। सपना और आर्यन अब बिना किसी डर के सो सकते थे। अब हमारे चारों ओर कोई अनजानी शक्ति नहीं थी, कोई खौफनाक साया नहीं था। प्रियंका की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।